दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या लिखा हुआ है? द इन्वेस्टर्स बिगिन टू स्मेल अ रैट व्हेन द कंपनी इज सीज्ड पेइंग डिविडेंड्स एंड डिलेड द मैंडेटरी ऑडिट। क्या मीनिंग इसका हो रहा है कि द इन्वेस्टर्स बिगिन टू स्मेल अ रैट। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी हो सकता है ना। क्या इन्वेस्टर्स जो है जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है कंपनी में, उन्होंने क्या किया, अब क्या शुरू किया? बिगिन टू स्मेल अ रैट, चूहा सूंघना शुरू किया। तो चूहा नहीं सूंघा उन्होंने, है ना। ये स्मेल अ रैट क्या होता है? जब चूहा मर जाता है तो क्या होता है? बदबू आती है ना। बदबू आती तो हम लोग इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं कि कहाँ पे चूहा मरा है। मतलब हमको एक डाउट हो जाता है, एक शंका हो जाती है, शक हो जाता है, सस्पिशन हो जाता है। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है, तो है ना। स्मेल अ रैट व्हेन, कब उनको ऐसे शंका या सस्पिशन हुआ? व्हेन अ कंपनी सीज्ड पेइंग डिविडेंड्स, कंपनी ने जो है डिविडेंड देना सीज कर दिया, मतलब बंद कर दिया। एंड डिलेड द मैंडेटरी ऑडिट, यहाँ तक कि कंपनी ने जो है ऑडिट जो है वो करना वो भी बंद कर दिया। तो स्मेल अ रैट जो है बहुत ही कॉमन आपका ये मुहावरा है, फ्रेज है इंग्लिश का, और इसका सीधा इसका मतलब होता है कि सस्पिशन होना, शंका होना, डाउट होना। ठीक है, तो ए वाला जो है हमारा वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, डिसीव नहीं होगा। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, डिसीव का आपका मीनिंग होता है धोखा देना, तो ये आपका नहीं होगा। और इनकरेक्ट भी नहीं होगा। वंडर का मतलब भी होता है एकदम सोचना, घूमना, भटकना, इस तरीके से इनसे आ रहा है ना। आपका सीधा इसका मीनिंग है स्मेल अ रैट का मतलब होता है सस्पिशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 80 वाला। बीइंग एन IT स्टूडेंट द कंसेप्ट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल ग्रीक। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये आर आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन का एक एरर है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आर ऑल ग्रीक टू मी। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। बीइंग एन IT स्टूडेंट द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर ऑल ग्रीन टू मी, कि मैं होते हुए, ठीक है, क्या होते हुए, एक IT स्टूडेंट होते हुए, भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो स्टूडेंट हूँ मैं, है ना, वो स्टूडेंट होते हुए ये जो कंसेप्ट हैं, किसका कंसेप्ट है? बैलेंस शीट का। ये सब अकाउंट्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। ये बैलेंस शीट और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये मेरे लिए क्या है? ऑल ग्रीक टू मी, है ना। तो ऑल ग्रीक का मतलब क्या है दोस्तों? ऑल ग्रीक सीधी सी बात है, IT में जैसे कि आप लोगों को पता है कि उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है, अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें नहीं बताई जाती है। तो सीधी सी बात है, अकाउंट का जो स्टूडेंट है उसके लिए ये जो दूसरा सब्जेक्ट है बैलेंस शीट या फिर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आर ऑल ग्रीक्स टू मी, तो ये ईजी तो नहीं होगा, है ना। ये उसके लिए ये चीज़ें ईजी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा? उसके लिए डिफिकल्टी होगा भाई। उसके लिए ये चीज़ें या तो डिफ़िकल्ट होगी या फिर कंफ्यूजिंग होगी, कोई नेगेटिव सेंस की यहाँ पे बात हो रही है ना, या फिर उलझन वाली, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स ही होगी, है ना। तो मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स के सेंस में, डिफ़िकल्ट के सेंस में। वैसे भी आप लोग याद रखें कि ऑल ग्रीक जो है फ्रेज, इसका मीनिंग ही होता है बहुत ही डिफिकल्ट। कैसे पता चले कि भाई ग्रीक जो भाषा है वो बहुत टफ भाषा है। वो कोई भी हम लोग नए लोग जो है ग्रीक सीखने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स भाषा है। तो उस सेंस में ये शब्द निकल के आपका आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स। अनइंटेलिजिबल नहीं होगा। न्यू एक्साइटिंग भी जो है, बीइंग एन IT स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ बैलेंस शीट। हाँ, अब दोस्तों देखो, अगर तुक्का मारने जाओगे तो इस पे भी आप लोग फंस सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है, आपने तुक्का मारा, तो उस पर आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है नई और एक्साइटिंग। क्यों? क्योंकि अगर IT स्टूडेंट है तो ये जो बैलेंस शीट वगैरह है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अब जरूरी थोड़ी कि वो कठिन के सेंस में ही बात हो, इस सेंस में भी बात हो कि वो नई है और नई है, जाहिर सी बात है भाई। IT स्टूडेंट के लिए बैलेंस शीट पढ़ना नया है ना, और एक्साइटेड भी है, एक्साइटिंग भी है, बहुत उत्साहित चीज़ें भी, नई चीज़ें हैं तो एक्साइटेड। बहुत सारे लोग हैं जो IT से बैलेंस शीट पढ़ना चाहते हैं, जो अकाउंट्स की जानकारी रखना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक्साइटिंग होगा। यहाँ आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, तो हमेशा मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव सेंस भी होगा, ये भी हर बार ज़रूरी नहीं है। इसमें सबसे ज़रूरी ये है दोस्तों कि आपको कम से कम एक बार तो है, कम से कम 100 से 200 फ्रेजेस आप पढ़ के जाओ।
ठीक है। जो आपके प्रीवियस ईयर्स में जो फ्रेजेस आए हैं, ये इस प्रकार की जो मेरी क्लास है उसमें मैं जो बता रहा हूँ वो, उसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर के जो फ्रेजेस हैं वो पढ़ के जाओ। एक बार अगर कहीं भी आपने इसके बारे में सुन लिया, एक बार भी अगर कहीं भी सुन लिया, कहीं भी आपको पता चल गया कि ऑल ग्रीक आया, इसका मतलब आपका डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स से है, या स्मेल अ रैट आया, इसका मतलब शंका करने से, सस्पिशन से है, तो आप कभी जिंदगी में इसको नहीं भूलने वाले हो। इतना आसान है, बस शर्त है एक बार आपको कहीं ना कहीं इसको सुनना, देखना, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हमारा आंसर हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने दोस्तों, ये आपके प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, आपके ये क्वेश्चंस प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस है, जिसके अंदर आपके सामने 5 अलग अलग प्रीपोजिशंस हैं। आपको सही वाला प्रीपोजिशन जो है उसके अंदर प्लेस करना है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। पुलिस अरेस्टेड द थीफ हु आफ्टर स्टीलिंग वाज वॉकिंग डैश द रोड। ठीक है, तो पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट किया। किसको अरेस्ट किया, चोर को। हु आफ्टर स्टीलिंग, जो चोरी करने के बाद जो है वाज वॉकिंग, वो जा रहा था। वो कहाँ पे जा रहा था, वो रोड पर जा रहा था। अब बहुत सारे बच्चे बोलोगे वॉकिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड, ऑन द रोड सर, ऑन द रोड नहीं, ऑन द रोड आपका आंसर नहीं आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, वॉक जो वर्ड है, ठीक है ना, अब वॉक वर्ड है। अब वर्ड वॉक के साथ आप जो है अक्रॉस भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, वॉक के साथ आप जो है बिसाइड भी लगा सकते हो, वॉक के साथ आप ऑन भी लगा सकते हो। ठीक है, और वॉक के साथ जो है आपका अलोंग भी आता है दोस्तों। क्या आता है, अलोंग भी आता है, लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाती है जब आप बात करते हो वॉक अक्रॉस। इसका मतलब होता है कि आप रोड को पार करने की बात कर रहे हो। ये आपका रोड चल रहा है, ये यहाँ पर खड़े हो और यहाँ से यहाँ जो है आप रोड को पार कर रहे हो। जब अक्रॉस, क्रॉसिंग द रोड की बात होती है तो हम लोग वॉक अक्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द रोड जो है इसका मतलब होता है अक्रॉस। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हुआ। वॉक बिसाइड का यहाँ पे मतलब होता है नियर बाय। तो ये रोड है आपका और रोड के पास में आप चल रहे हो। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है नियर बाय या फिर पास में। ठीक है ना, पास में से उसका मीनिंग निकल कर आता है। और जब हम बात करें किसकी, ऑन द रोड, दोस्तों ध्यान रखना, ऑन द रोड का मतलब होता है एकदम रोड के बीचों बीच चलना, रोड के ऊपर चलना। ठीक है, ऑन द रोड मतलब रोड के सेंटर में चलने से यहाँ पे बात हो रही है कि बिल्कुल बीच में चलना, रोड के सेंटर में चलना, है ना। एक होता है अलोंग द रोड, तो अलोंग द रोड का मतलब होता है रोड के पैरेलल चलना, रोड के साथ साथ चलना। ठीक है, इसके साथ साथ चलना मतलब ये आपका साइड बाय साइड चलना। अब क्या होता है कि चोर जब भागता है या चलता है या दूर जाता है तो वो रोड के एकदम सेंटर में, तो हम लोग कोई भी रोड के नहीं चलते हैं। ठीक है, ऐसा बोलने में आ जाता है वॉकिंग ऑन द रोड, लेकिन ऑन पे रोड के ऊपर कोई नहीं चलता है, रोड के साइड में ही हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब रोड के साइड में हम लोग एकदम लगातार चलते जा रहे हैं तो उसके लिए अलोंग लगाएंगे। ठीक है, नियर बाय मतलब थोड़ा पास चला फिर दूर हो गया, फिर पास चला इधर उधर चला, तो वो नियर बाय के सेंस में यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन पुलिस ने अरेस्ट किया किसको, चोर को। हु वाज स्टीलिंग, हु आफ्टर स्टीलिंग, चोरी करने के बाद जो है वो कहाँ चल रहा था, रोड के कहाँ चल रहा था, ऑन नहीं आएगा, बीच में नहीं आएगा। हु वाज वॉकिंग, अक्रॉस पार करना भी नहीं आएगा। हु वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, दोस्तों आपका एकदम सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अलोंग द रोड, रोड के साथ में साइड बाय साइड जो है वो चल रहा था। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रिंसिपल बिकेम एंग्री, भाई गुस्सा हो गए, किससे एंग्री हो गए, हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिम विद डैश, या जो भी है एंग्री डैश हिज बिहेवियर विथ हिम। अब बहुत सारे बच्चे बोलोगे एंग्री विथ, एंग्री ऑन, एंग्री बाय, है ना, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो एंग्री जो आपका वर्ड है, ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एंग्री जो आपका वर्ड है उसके साथ आप या तो ऑन लगाओगे या फिर एट भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन कब, ध्यान रखना, जब आप कोई कारण दे रहे हो, जब आप कोई रीजन, कोई कारण दे रहे हो, कोई भी कारण, या फिर आप कोई कॉज बता रहे हो,
कोई दिक्कत बता रहे हो, परेशानी बता रहे हो, या आप किसी नेचर की बात कर रहे हो, किसी स्वभाव की बात कर रहे हो, या आप किसी प्रकार के कोई बिहेवियर की बात कर रहे हो, ठीक है, या आप गुस्सा हो किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कोई एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर, है ना, उसके वर्ड्स के ऊपर, उसके कारण, कोई कारण है, कोई बिहेवियर है, कोई नेचर है, जब इस तरह की आप बात करो दोस्तों तो आप क्या लगाओगे, ऑन लगा सकते हो या एट लगा सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है, एट को लगाना है। लेकिन जैसे ऑन और एट में से अगर आपके पास है तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, एट दोगे। कभी पिन पॉइंट एग्जैक्ट चीज की अगर हम बात करें तो एट, वैसे हो सकता है ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे, ऑन और एट एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मिलता है तो ऐड को प्रायोरिटी देना, ठीक है। अब एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ विथ आ गया। तो दोस्तों विथ कभी भी एंग्री होता है ना, तो वो कभी हमेशा किसी पर्सन से डायरेक्टली एंग्री होता है। विथ अगर लगाना है तो समवन, ठीक है, क्या हो जाएगा, समवन, उसके बिहेवियर से नहीं, सीधा उस पर्सन से, है ना। तो किसी का नाम, किसी का भी आप उसमें प्रॉपर नाउन कोई नाम डाल सकते हो, कोई भी पर्सन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। किसकी बात करते हैं हम लोग, किसी इंसान की बात करते हैं, किसी जानवर की भी बात कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट कोई होना चाहिए, लिविंग थिंग्स होना चाहिए। उस केस में आप क्या लगाओगे, विथ, उसके साथ, है ना, उसके साथ मैं गुस्सा हूं तो आई एम एग्री विथ हिम। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे तो बात किसकी हो रही है, बिहेवियर की बात हो रही है, स्वभाव की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे एंग्री विथ नहीं आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंग्री ऑन, क्या हो जाएगा, एंग्री ऑन, ठीक है ना। एंग्री बाय आपका नहीं बनता है, एंग्री अक्रॉस नहीं बनता है, एंग्री अलोंग नहीं बनता है, एंग्री बिसाइड नहीं बनता है, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। एंग्री जो वर्ड है आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, और इसमें क्या लग सकता है, ऑन लग सकता है, एट लग सकता है। एट में थोड़ा एग्जैक्ट बात हो जाती है, आई एम एंग्री एट योर परफॉर्मेंस, ये जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है इससे मैं बहुत गुस्सा हूं, है ना। और बोल सकते हो आई एम एंग्री ऑन योर परफॉर्मेंस, तुम्हारे परफॉर्मेंस पर। तो एट में जो है एकदम पिन पॉइंट बात होती है। तो अगर दोनों आया तो हम लोग एट को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन एंग्री विथ, आई एम एंग्री विथ माई मैनेजर एज ही इज नॉट राइजिंग इंक्रीजिंग माई सैलरी, मैं अपने मैनेजर से बहुत गुस्सा हूं क्योंकि मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, है ना, बढ़ाना चाहिए, तो विथ आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83 और क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है। 83 वाला क्वेश्चन आप देखो, व्हाइल द प्रोफेसर वाज टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स दे वर साइलेंटली मेकिंग नोट्स ऑफ इट। आप प्रोफेसर साहब जो है वो बात कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, टॉकिंग टू द स्टूडेंट। अच्छा, तो मैंने आपको यहाँ पे टू लिख दिया, पर दोस्तों ये जो है आपका ब्लैंक है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ब्लैंक है। तो ये आपका ब्लैंक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टू अगर मैंने लिखा है, टू सही भी हो सकता है, टू गलत भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग कंसेप्ट समझने पे ध्यान देते हैं। तो क्या देखो, वाइल, ठीक है ना, ध्यान देना, वाइल द प्रोफेसर वॉज टॉकिंग डैश द स्टूडेंट्स दे वर साइलेंटली मेकिंग नोट्स ऑफ इट। आप टू टू टू, बहुत सारे बच्चे बोलोगे टू सर सही है ना, लेकिन दोस्तों क्यों सही है, सही तो है लेकिन क्यों सही है वो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूं। देखो ये जो अपना वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ये अपना टॉक, ठीक है। टॉक या टॉकिंग जो वर्ड है दोस्तों, टॉकिंग जो है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टॉक जो है, टॉक के साथ टू भी लगता है ना, टॉक के साथ जो है टू लगता है, और टॉक के साथ आपका विथ भी लगता है, टॉक के साथ विथ भी लगता है। अब देखो कहाँ पर टू लगता है, कहाँ पर विथ लगता है, ठीक है दोस्तों। विथ में क्या होता है, अगर मैं टू की बात करूं तो टू में हमेशा वन वे टॉक होता है, टू में हमेशा क्या होता है आपका वन वे टॉक, ठीक है ना, वन वे टॉक होता है जिसमें एक पर्सन बोलता रहता है, दूसरे पर्सन जो है, दूसरा बंदा जो है वो या तो सुनता रहता है या उसका ध्यान कहीं और होता है, पर वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन विथ कभी भी लगाएंगे तो वो आपका बेसिकली टू वे कन्वर्सेशन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, टू वे टॉक या फिर कन्वर्सेशन,
टू वे, दोनों तरफ से आपका कन्वर्सेशन होता है। जैसे क्वेश्चन आंसर जो सेशन चलता है ना, क्वेश्चन आंसर जो सेशन चलता है उसके अंदर विथ होता है, जैसे आई एम टॉकिंग विथ माय टीचर या डिस्कसिंग विथ माय टीचर। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन होता है, फिर उसका आंसर होता है। एक नॉर्मल जब हम लोग किसी से बात करते हैं, बैठते हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी हमारी बात का जवाब दे रहा है, उसमें हम लोग बोलते हैं टॉकिंग वी विथ। जैसे वी आर सिटिंग इन अ फैमिली हैविंग डिनर टुगेदर, सो उस कंडीशन में वी कैन से कि आई एम टॉकिंग विथ माय फादर ड्यूरिंग माय डिनर, है ना। ड्यूरिंग हैविंग द डिनर वी ऑल फैमिली मेंबर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो डिनर के समय पे हम सब परिवार के लोग जो है वी आर टॉकिंग टू नहीं, टॉकिंग विथ ईच अदर्स। क्यों? विथ ईच अदर्स में क्वेश्चन, फिर उसका आंसर आता है। अच्छा, आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग विथ यू या टॉकिंग टू यू? आई एम टॉकिंग टू यू, क्योंकि मैं यहाँ से बोले जा रहा हूँ, है ना। आप लोग सुन रहे हो, कुछ लोग नहीं भी सुन रहे हो, ठीक है, पर जवाब नहीं दे पा रहे हो या मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। ये इसमें यूज करते हैं टॉकिंग टू। जब आप सुनते नहीं हो, ध्यान नहीं देता ना कोई, उस कंडीशन में भी टू लगाते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आप, While the professor was talking, वो प्रोफेसर टॉकिंग कर रहे थे, किसको? टू द स्टूडेंट, वो बच्चों से बात कर रहे थे। They were silently making notes of it, वो अपने में लगे हुए थे, बिजी थे, साइलेंटली चुपचाप जो है नोट्स बना रहे थे। मतलब यहाँ पे टू आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो टू क्यों आने वाला है ये समझ में आ गया आपको? चलिए, टॉकिंग अलोंग विथ के साथ साथ नहीं होगा, टॉकिंग बाय नहीं आता है, ठीक है, ये सब नहीं आता है। टू हमारा जो है राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इसी का प्रीपोजिशन का ही चल रहा है क्वेश्चन हमारा। द बिल्डिंग इज वेल नोन फॉर अ ब्यूटीफुल होटल विच इज कंप्राइज्ड, अच्छा, विच इज कंप्राइज्ड डैश 2000 रूम्स एंड 19 स्विमिंग पूल्स, ठीक है, स्विमिंग पूल्स, ठीक है। द बिल्डिंग इज वेल नोन फॉर अ ब्यूटीफुल होटल, ये जो बिल्डिंग है ये बहुत अच्छे से जानी जाती है। ये वेल नोन, देखो वेल और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये आपका जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस है, ठीक है ना। किस में सेंटेंस है? ये सेंटेंस आपका जो है पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। वेल नोन है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। फॉर अ ब्यूटीफुल होटल विच इज कंप्राइज्ड ऑफ, ये देखो, विच इज कंप्राइज्ड ऑफ 2000 रूम डैश 2000 रूम्स एंड 19 स्विमिंग पूल्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों कंप्राइज्ड के ऊपर। मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, ठीक है, कभी भी याद रखो, ये पैसिव वॉइस जो है, देखो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के हम लोग बात करते हैं। देखो पैसिव वॉइस में आपका ये जो शब्द है क्या? कंप्राइज्ड, ये जो शब्द है आपका कंप्राइज, ये पैसिव वॉइस में अलग बिहेव करता है और एक्टिव वॉइस में अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो पैसिव वॉइस की पहचान क्या है दोस्तों? ये जो भी वर्ड है इससे पहले आपका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर आपका क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। मतलब क्या आ जाता है? या तो इज, ठीक है ना, या एम, या फिर आर आ जाता है, या फिर वॉज, या फिर वर आ जाता है। कभी भी ये स्ट्रक्चर हुआ क्या, जिसमें आपका इज एम आर दिया है, वॉज वर दिया है, या फिर विल बी शैल बी आया है ना, विल या फिर शैल, है ना, उसके बाद बी, तो कभी भी ये स्ट्रक्चर अगर आता है, आपका जो कंप्राइज वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्राइज वर्ड लिखा हुआ है, इसके साथ अगर विल बी या शैल, ये इसके पहले अगर इज एम आर इस तरह का आता है, तो आप समझ जाओ कि ये जो सेंटेंस है आपका ये पैसिव फॉर्म में है। और अगर ये पैसिव फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर ये पैसिव फॉर्म में है तो इसके बाद दोस्तों ऑफ लगेगा, इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। लेकिन अगर ये आपका एक्टिव वॉइस में हुआ है ना, तो एक्टिव वॉइस में ये सब नहीं आता है। एक्टिव वॉइस में सीधा अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब आपका सीधा कंप्राइज वर्ड आएगा, ठीक है, क्या आएगा? सीधा कंप्राइज वर्ड आएगा, इसके बाद कोई भी एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये खुद भी अपना यही एक मेन वर्ब की तरह काम करेगा, बस यही आएगा, और उसके बाद जो है ऑफ दोस्तों नहीं लगेगा, सीधा आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है ना,
सीधा ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो कंप्राइज के बाद अगर ऑफ लगा हुआ है मतलब समझ जाओ कि वो पैसिव वॉइस में है। और ऑफ अगर नहीं लगा है, मान लो लगाना है, पता करना है, उससे पहले देख लिया करो। जैसे यहाँ पे देखो कंप्राइज है ना, कंप्राइज लगा हुआ है, उसके पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो है आपका ऑफ आएगा। और ये ऑफ इसका फिक्स प्रीपोजिशन है किसके अंदर, ये फिक्स प्रीपोजिशन है आपका पैसिव वॉइस में। कौन सी वॉइस में, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में नहीं, एक्टिव वॉइस में नहीं आएगा। एक तो ये तरीका है। कभी भी याद रखना, एक और चीज मैं बताऊं है ना, कि या तो कंप्राइज लिखा है ना, जनरली अगर कंप्राइज लिखा है, या तो दोस्तों आपका क्या लिखा हुआ है, देखो कंप्राइज लिखा हुआ है, ठीक है ना, या तो आपका कंप्राइज लिखा हुआ है, या तो आपका कंप्राइज लिखा है ना, उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, नो हेल्पिंग वर्ब, ये नो हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या फिर आपका कंप्राइसेस लिखा हुआ है, याद रखना कंप्राइज या कंप्राइजेस, तो उसके बाद आपका दोस्तों नो प्रीपोजिशन, क्या होगा, कोई भी प्रीपोजिशन आपका नहीं आएगा। किस कंडीशन में, जब आपका कंप्राइज लिखा है या फिर कंप्राइजेस लिखा हुआ है। कंप्राइजेस अगर कहीं पे लिखा है 100% उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। कंप्राइजेस ऑफ नहीं होता है, कंप्राइजेस टू नहीं होता है, याद रखना कंप्राइजेस लिखा हुआ है तो, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा अपना सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में हम लोग ईएस लगा पाते हैं, है ना, क्योंकि उसके बाद जो है कोई भी हेल्पिंग वर्ब, उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। ये क्लियर हुआ दोस्तों। अब ध्यान दो, कहीं पर भी है ना, कहीं पर भी अगर ईडी लगा है कंप्राइज में, कहीं पर भी क्या लिखा है, कंप्राइज्ड, ईडी लगा हुआ है, तो मतलब आपका ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। ईडी लगा है तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आपका, ऑफ प्रीपोजिशन। ये देखो ईडी लगा है मतलब ऑफ प्रीपोजिशन आना ही आना है, ठीक है, और केवल ऑफ प्रीपोजिशन ही आता है और कोई सा प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है, क्लियर है। होप आपको क्लियर हुआ। ये पैसिव वॉइस के फॉर्म में जो है हम लोग कंप्राइजेस या कंप्राइज या कंप्राइज्ड के बाद ऑफ लगाते, ठीक है, ठीक है ना। कंप्राइज के बाद भी लग सकता है कब, जब इज ए मार दिया है। कंप्राइज के बाद भी लग सकता है कब, जब हेल्पिंग वर्ब इज ए मार दिया हुआ है। लेकिन कंप्राइजेस कभी भी लिखा है उसके बाद तो नहीं होगा, कोई भी प्रीपोजिशन आपका दोस्तों नहीं आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। एक कंप्राइज्ड होता है, एक और इसी का वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट, ठीक है ना, एक वर्ड होता है कंसिस्ट, तो कंसिस्ट के साथ तो ऑफ आता है, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ या कंप्राइजेस ऑफ, ठीक है, कैरी करता है, कंसिस्ट के बाद तो हमेशा ऑफ आता है। अगर यहाँ पे कंप्राइजिंग आईएनजी अगर कहीं पे लग जाता है तो भी आपका नो प्रीपोजिशन होगा दोस्तों, ठीक है ना। कहीं पर भी अगर आईएनजी लग गया, ठीक है ना, अगर यहाँ पे कंप्राइज के साथ कंप्राइजिंग लग गया, उस कंडीशन में भी आपका जो है नो प्रीपोजिशन होगा आंसर, ठीक है ना दोस्तों, नो प्रीपोजिशन का आपका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। कंसिस्ट के साथ तो ऑफ लगता है। कंप्राइज जो है, कंप्राइज में फिर से मैं बता देता हूं, अगर पैसिव वॉइस में है आपका, अगर पैसिव वॉइस में है मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, कंप्राइज के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो उस कंडीशन में ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है उस कंडीशन में कंप्राइज या कंप्राइजेस के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। और क्या पहचान, और मैंने बताया था, हाँ आईएनजी कभी भी लगा हुआ है तो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्राइज के साथ क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। बाकी कंप्राइज विथ नहीं होता है, कंप्राइज अप नहीं होता है, कंप्राइज बाय कभी नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 जो हमारा है, देखो इसमें जो है मैंने कोई भी ऑप्शंस नहीं दी क्योंकि दोस्तों ये आपके जो है फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर जो है कोई भी हिंट, आप कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताना है। चलिए बताइए। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड द ओल्ड वुमेन हैज बीन अकस्टम्ड डैश सफरिंग एंड हार्ड वर्क, ठीक है। क्या है वर्ड हमारा, देखो आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके जो हस्बैंड है उनकी मौत के बाद क्या हुआ कि द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी जो औरत थी, हैज बीन, देखो हैज बीन आया, उसके बाद वर्ब का आपका क्या आया,
थर्ड फॉर्म आया अकस्टम डैश, कौन सा प्रीपोजिशन आने वाला है, अकस्टम। यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा आना है, सफरिंग एंड हार्डवर्क। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो आपका वर्ड है, ठीक है ना, ये आपका वर्ड है अकस्टम्ड, इसके बाद आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है। कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आता है, टू फिक्स प्रीपोजिशन आता है, याद रखना। और इसके बाद है ना, इसके बाद जो वर्ब आएगा उस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आने वाला है। कौन सा फॉर्म आने वाला है दोस्तों, आईएनजी फॉर्म आने वाला है। अकस्टम के जैसे ही एक वर्ड होता है एडिक्टेड, ठीक है, क्या होता है, एडिक्टेड, ठीक है ना। एडिक्टेड जो होता है उसके बाद भी आपका टू आता है और वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आता है। अकस्टम के बाद भी टू आता है, एडिक्टेड के बाद भी आपका टू आता है, और इन दोनों का ही मतलब होता है आदी हो जाना, लत लग जाना किसी चीज की, आदत हो जाना, है ना, आदत होना, आदत होने के सेंस में ये इसका मीनिंग दोनों का होता है। एक और वर्ड होता है दोस्तों हैबिचुएटेड, ठीक है ना, एक और वर्ड होता है हैबिचुएटेड, ठीक है। हैबिचुएटेड का मतलब भी यही होता है आदत हो जाना, लेकिन हैबिचुएटेड के बाद जो है आपका, हैबिचुएटेड के बाद आपका टू नहीं आता है, हैबिचुएटेड के बाद आपका ऑफ आता है, ठीक है ना दोस्तों। हैबिचुएटेड जो वर्ड है उसके बाद आपका जो है ऑफ आता है, और वर्ब जो है, वर्ब का हमारे पास वापस से वही आईएनजी का फॉर्म आता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो एक ही मीनिंग वाले तीन तीन वर्ड यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, एक ही मीनिंग, अकस्टम उस चीज का आदी होना, है ना। देखो ओल्ड वुमेन हैज बीन अकस्टम्ड टू सफरिंग्स एंड हार्ड वर्क, वो जो सफरिंग्स है, वो जो पेन है, हार्ड वर्क है, उसकी वो वुमेन जो है आदी हो चुकी है, उसकी उसको आदत पड़ चुकी है। तो इस तरीके से देखो अकस्टम टू भी लिख सकते हैं, एडिक्टेड टू भी लिख सकते हैं, सफरिंग्स एंड हार्ड वर्क, और हैबिचुएटेड ऑफ, हैबिचुएटेड के साथ कभी भी टू नहीं आएगा, हैबिचुएटेड जो है उसके साथ हमेशा हमको क्या लगाना है दोस्तों, ऑफ लगाना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। आफ्टर द मीटिंग द एम्प्लॉइज रिग्रेटेड दैट दे कुड नॉट कॉम्प्लाई डैश द रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजर, ठीक है, क्या मीनिंग हो रहा है, देखो आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद जो है जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने क्या करा, रिग्रेट किया इस बात को, इसका पछतावा उन्होंने किया कि दे कुड नॉट कॉम्प्लाई डैश द रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजर। तो ये जो कॉम्प्लाई वर्ड है दोस्तों, कॉम्प्लाई के बाद आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है विथ, कॉम्प्लाई के बाद क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन होता है विथ। तो कॉम्प्लाई का मतलब होता है, कॉम्प्लाई के का मतलब होता है के अनुसार, ठीक है ना, के अनुसार चलना, ठीक है, इस तरीके से इसका मीनिंग आता है, के अनुसार चलना, चलना। इसी के तरीके के कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉलो, क्या होता है, फॉलो होता है, ठीक है, अडेयर होता है, अडेयर, ठीक है, या फिर ओबे होता है ना, फॉलो हो गया, अडेयर हो गया, ओबे हो गया। उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे स्टिक होता है, स्टिक होता है, ठीक है, अबाइड होता है, ठीक है, स्टिक होता है, अबाइड होता है, ठीक है, ये सारे आपके वर्ड्स हैं। अगर दोस्तों इनके साथ अगर हम लोग प्रीपोजिशन देखें, ठीक है, एक और वर्ड जैसे हाँ कॉम्प्लाई हमने लिखी दिया यहाँ पे, तो ये आपका कॉम्प्लाई होता है। अगर इसके बाद हम लोग बात करें प्रीपोजिशंस की, तो दोस्तों फॉलो के बाद जो है, फॉलो जो वर्ड है उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन आपकी नहीं आएगी, ठीक है, फॉलो के बाद आपका नो प्रीपोजिशन लगेगा। अडेयर जो है, अडेयर के बाद आपका टू प्रीपोजिशन लगने वाला है। और ओबे जो वर्ड है, ओबे के बाद जो है आपका, ओबे के बाद आपका कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है, नो प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। और स्टिक के बाद जो है आपका टू प्रीपोजिशन लगता है, अबाइड के बाद आपका बाय प्रीपोजिशन लगता है, और कॉम्प्लाई के बाद आपका विथ प्रीपोजिशन होता है। और सभी जो वर्ड है, ये जो 5-6 वर्ड है, सभी का मीनिंग होता है ये के अनुसार चलना या पालन करना, कॉम्प्लाई विथ, ठीक है, अनुसार चलना या फिर पालन करना, पालन करने के सेंस से यहाँ पर बात हो रही है। तो आफ्टर मीटिंग क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज जो है उन्होंने इस चीज़ को रिग्रेट किया, इस चीज़ का उनको खेद प्रकट हुआ उनको कि दैट दे कुड नॉट अम्प्लाई, उन्होंने
उस बात को नहीं माना, किसको, विद द रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजर ने जो रिक्वेस्ट की थी उसको वो पूर्ण नहीं कर पाए, उसका अनुसरण नहीं कर पाए, उसका पालन नहीं कर पाए। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। एक ही वर्ड से देखो, कॉम्प्लाई विथ, फॉलो के बाद कुछ नहीं आएगा, फॉलो। देखो अगर फॉलो आता तो दे कुड नॉट फॉलो द रिक्वेस्ट आ जाता, अगर ओबे होता तो दे कुड नॉट ओबे द रिक्वेस्ट आ जाता, है ना, अडर टू द रिक्वेस्ट आ जाता, स्टिक टू द रिक्वेस्ट आ जाता, और अबाइड बाय द रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजर आ जाता। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 87 वाला। इट डज नॉट मैटर वेदर द मूवी इज इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, आई एम डैश होम विथ बोथ द लैंग्वेज। तो दोस्तों ये जो वर्ड है आपका होम, एक वर्ड है दोस्तों एट होम, ठीक है, एट होम का मतलब होता है, ये दोस्तों आपका एक फ्रेज है। क्या है ये आपका एक फ्रेज है, ठीक है, एक फ्रेज है, और इसका मतलब होता है कंफर्टेबल। एट होम का मतलब क्या होता है आपका, बहुत कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, है ना, मतलब मैं इससे बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होना या बहुत इजी होना या बहुत ज़्यादा उससे कंफर्टेबल सेंस में आता है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ये आई एम क्या हो जाएगा आपका एट होम विद बोथ दी लैंग्वेजेस। इसका मतलब है कि मैं दोनों लैंग्वेजेस से कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, दोनों लैंग्वेज जो है मुझे दोनों लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों लैंग्वेज में अच्छा हूँ, हिंदी हो चाहे, है ना, या मूवी चाहे हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। आई एम एट होम विद बोथ द लैंग्वेजेस, है ना। जैसे whenever I go to another country, है ना, I am very good in English and I can easily be at home with the foreigners, कि मैं आसानी से जो है फॉरेनर्स के साथ क्या हो सकता हूँ, एट होम हो सकता हूँ, मतलब मैं कंफर्टेबल हो सकता हूँ, उनसे घुल मिल सकता हूँ। ठीक है, तो एट होम का मतलब आता है कि बहुत ज़्यादा सामने वाले से कंफर्टेबल होना, बहुत ईज होना। ठीक है, एक और एट होम के ही तरह एक वर्ड होता है ईज। ईज जो अगर मैंने लगाया दोस्तों, ठीक है, ईज के साथ जो है एट ईज नहीं होता है, विथ ईज होता है। क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग वाला। ठीक है, ये विथ ईज का मतलब होता है बहुत ही आराम से, बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही कंफर्टेबली या बहुत ही आसानी से। ठीक है, बहुत ही आसानी से, है ना, या बहुत ही आराम से, इजीली। आराम से के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, बहुत ही आसानी से, है ना। जैसे आई कैन डू दिस पर्टिकुलर सम विथ ईज, ये जो पर्टिकुलर सम है, ये जो सम है, क्वेश्चन है, मैं बड़ी आसानी से इसको कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस सम विथ ईज, ये हो जाएगा। इट डजेंट मैटर वेदर द मूवी इज इन हिंदी और इंग्लिश, आई कैन सी विथ ईज, है ना, मैं उसको आसानी से देख सकता हूँ या समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड विथ ईज, तो विथ ईज भी हो गया हमारा। और एट होम, ये भी आपके दोस्तों दोनों के दोनों आपके फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।